मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग आज फाइनेंशियल रीजंस पे डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल वो कौन से रीजंस हैं जो कंपेल करती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्थ एंड सेफ्टी अपने वर्क प्लेस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए। बहुत सारे रीजंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे, इसमें स्पेशली डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। हमने अभी जो पढ़ा था मॉरल रीजंस, उसमें हमने बहुत क्लियरली इस चीज़ को देखा था कि किसी भी कंट्री में या इन जनरल आईएलओ के फिगर्स के हिसाब से 4% ऑफ जीडीपी लॉस होती है हर साल। ये जनरल फिगर्स हैं आमतौर पे, जिसमें वो कंट्रीज़ भी शामिल हैं जो बहुत जिनके अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी की बहुत अवेयरनेस है, अच्छे स्टैंडर्ड्स हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल हैं जहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स बहुत पुअर हैं। डेवलपिंग कंट्रीज़ में अगर हम लेंगे तो ये जो 4% की फिगर ऑलमोस्ट पाई जाती है। ये वो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, फाइनेंशियल रीज़न है या फाइनेंशियल फाइनेंस है या मनी है जो कंट्री एक्सीडेंट की वजह से खो देती है। उस मनी का, इंडिया जैसी कंट्री है उसमें 1% जीडीपी ऑलमोस्ट 1 से 1.25 लाख करोड़ रुपए की कहानी है। और अगर आप 4% जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे तो ये तो कई लाख करोड़ की कहानी होगी। ये वो फाइनेंशियल लॉस है जो आपके वर्क प्लेस पे पुअर स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी की वजह से होती है। कंट्रीज़ के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की कमी की सही इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर एक अच्छा स्टैंडर्ड हेल्थ एंड सेफ्टी का होता कंट्री के अंदर, या अवेयरनेस होती इन जनरल वर्कर्स के अंदर और ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, उसका इम्प्लीमेंटेशन होता, उसका इन्फोर्समेंट होता, तो शायद ये लॉस ना होता। इस पैसे को आप कंट्री के बहुत बड़े डेवलपमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब हज़ारों किलोमीटर्स की अच्छी रोड्स बन सकती हैं, सैकड़ों स्कूल बन सकते हैं, अस्पताल बन सकते हैं, अच्छी अच्छी स्कीम्स बना सकते हैं, वेलफेयर की स्कीम बना सकते हैं, जाने क्या क्या कर सकते हैं। और ये हर साल की वो फिगर है। अगर हम इसी चीज़ को अब ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे ले आए, ये तो नेशनल लेवल का लॉस है, इसी को अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, उस पर अगर हम देखेंगे तो हमको क्योंकि लॉस तो कंपनी का है, इसी कंपनी को आप मल्टीप्लाई इकट्ठा करते जाएंगे तो वो कंट्री का लॉस है। तो यहाँ पर हमारा जो स्टडी का फोकस है वो फाइनेंशियल लॉस, वो कौन कौन से फाइनेंशियल लॉस, किस तरह के फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस को इम्पैक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा, इसी को हम स्टडी करने जा रहे हैं, जिसको नॉर्मली हम फाइनेंशियल या मॉनेटरी लॉस कहते हैं। ये वो रीज़न है जो अगर आप जो ऑर्गेनाइजेशन या उसका मैनेजमेंट या एम्प्लॉयर उस पर अगर फोकस कर ले, ध्यान दे दे, तो बहुत सारे कॉस्ट को वो रिड्यूस कर सकता है, या अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी इम्प्लीमेंट करके इन सारे जो कॉस्ट उस कंपनी को इफेक्ट कर रही हैं उसको बचा सकता है और एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन फ्लरिश कर सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। थैंक यू। जब एक्सीडेंट होता है तो बहुत सारे नुकसान होते हैं, फाइनेंशियल नुकसान। इसके अलावा एक्सीडेंट होने के वजह से, मान लिया मशीन से जुड़ा हुआ कोई एक्सीडेंट है, मशीन टूट गई, आदमी को चोट लगी, हाथ कट गया, आदमी मर गया, जो भी, तो ऐसा तो नहीं कि इतना काम आसान है। उस आदमी जिसका जो काम कर रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन में, उसका इलाज कराना, उस पर खर्चा पूरा वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आएगा। इसके अलावा अगर वो छुट्टी करेगा आराम करने के लिए या सेहत फिर से वापस लेने के लिए, पाने के लिए, तो उसकी जो है अनपेड जो सैलरी है, जो काम पे नहीं है, वो भी उसको देना पड़ेगा। एम्बुलेंस का खर्चा, अच्छा वो जो आप काम जो आपने रोका है, एक्सीडेंट हो गया, आदमी को गिर पड़ा, उसको चोट लग गई या आदमी मर गया, तो उस वक्त जो एक टेम्पररी हॉल्ट होता है काम पे कि भाई हर काम रुक जाएगा, वो काम रुकने की वजह से भाई चिल्लाने लगे लोग कि एक्सीडेंट हो गया, भागो भागो, क्या हुआ, तो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा उस वक्त वो काम नहीं होता, हर आदमी काम छोड़ के बैठ जाता है इसलिए कि कोई एक्सीडेंट हो गया। वो जो लॉस है, जो दिन भर आदमी काम करता था उसमें 3 घंटे का ब्रेक हो गया, उसमें प्रोडक्शन नहीं हुआ, और उसकी सैलरी आपको देनी है वर्कर्स को। 3 घंटा, अगर एक आदमी की सैलरी मान लिया महीने की 15,000 है, तो 500 रुपये एक दिन का हो गया, और 500 रुपये अगर एक दिन का हो गया तो 1 घंटे की कुछ फिगर होगी, 3 घंटे की कुछ फिगर होगी। वो पैसा तो आपको देना है एट द एंड ऑफ द मंथ। वो आप काम पे आए लेकिन 3 घंटा काम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आप दे रहे हैं, ये भी इकोनॉमिक लॉस है, फाइनेंशियल लॉस है कंपनी का। तो इस तरह से जो ये जो लॉस होता है
उसको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट लॉस जो आपको दिखता है और इनडायरेक्ट लॉस जो आपको दिखता नहीं है, खासकर एम्प्लॉयर को। और यही रीज़न है, देखिए, और यही बहुत बड़ा रीज़न है जो डिफरेंस करता है बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसका ये बहुत बड़ा डिफरेंस इसी से क्रिएट होता है। बड़ी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या वो ऑर्गेनाइजेशन जो जिनका हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड बड़ा अच्छे होते हैं, उसमें इस तरह का लॉस नहीं होता। छोटी ऑर्गेनाइजेशंस इस पर फोकस नहीं करती, उनको ये समझ में नहीं आता कि हेल्थ एंड सेफ्टी पे क्यों इन्वेस्ट करें। लेकिन जब एक्सीडेंट होता है तो बहुत सारे इनडायरेक्ट लॉस जो उसको नज़र ही नहीं आता ना, क्या बहुत हुआ तो आप कुछ फंड बना के रख लेते हैं। मैं छोटी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जो 2, 4, 10 करोड़ का बिजनेस कर रही हैं, 50 या 100 करोड़ का बिजनेस कर रही हैं, बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, वो 1 से 2, 5 करोड़ का बिजनेस है। उससे जो थोड़ी सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी 10 करोड़। छोटी ऑर्गेनाइजेशन, एक बिल्डर है, एक बिल्डिंग बना रहा है, 2 बिल्डिंग बना रहा है, वो उसकी टोटल इकोनॉमी इसी पे घूम रही है। जो अच्छी गाड़ी में चलते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, खाना खाते हैं, लाइफ को एंजॉय भी करते हैं, वो उन्हीं वर्कर्स के बेस पे काम करते हैं। उनका विजन इतना वाइड नहीं होता कि वो बियॉन्ड सीन देख सकें। उनको लगता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर रखना या हेल्थ एंड सेफ्टी पे इन्वेस्ट करना पैसा वेस्ट करना है, टाइम वेस्ट करना है। वो उनको इतना मालूम होता है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो पुलिस को खिला पिला देंगे या कुछ चीज़ों को मैनेज कर देंगे, कुछ घर वालों को दे देंगे तो मैनेज हो जाएगा। ये वो भूल है। अच्छा, इसके लिए वो रखते हैं, मान लिया उन्हें 50 लाख रुपया इसलिए काम के लिए रख लिया कि अगर कुछ हो जाएगा तो देख लेंगे, वो सिक्योरिटी मनी के तौर पर रखे रहते हैं। लेकिन वो सिर्फ इसलिए रखते हैं कि इसको मैनेज किया जाएगा। इसका जो आफ्टर इफेक्ट पड़ता है वो उनका अंदाज़ा नहीं होता, ना उसके पास वो कैलकुलेशंस होती है, ना उस तरह के डिपार्टमेंट है, ना उस तरह के लोग हैं जो उसको इस बात को समझा सकें। और जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके पास ये फिगर्स बहुत क्लियर होती हैं। इनके पास आदमी होते हैं, इसके अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजर्स होते हैं, जो एडवाइजर्स होते हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स होते हैं। वो जानते हैं कि वो जो इनडायरेक्ट चीज़ें जो नज़र नहीं आ रही हैं उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। यूके की एक स्टडी हुई, HSC जो हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव है, जैसे डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री कह लीजिए आप यूके की, उसका काम, यानी उसको हम HSE कहते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव। ये मिनिस्ट्री है या एजेंसी है जो हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करती है, उसके लॉज रेगुलेशंस या उसको इन्फोर्स करती है या उसको मॉनिटर करती है पूरी कंट्री में। तो उसके स्टडी के हिसाब से जब एक एक्सीडेंट होता है तो जो डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको दिख रहा है, मान लिया वो 1 रुपया दिख रहा है, एक आदमी को चोट लगने में मान लिया आपको लग रहा है 1000 खर्चा है, आपको ये लगता है, ये छोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं जहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी की अवेयरनेस नहीं है, उनको ये लगता है कि 1000 रुपया खर्चा है, मैनेज कर लेंगे दवा इलाज में। वो सर्वे या उनका रिसर्च के हिसाब से उनको लगता है कि आपको ऐसा लगता है, बट इनडायरेक्टली लॉस कितना होता है, 6000 से लेकर तकरीबन 36,000, 30, 35, 36 गुना। कुछ स्टडीज़ में वो 40 और 50 टाइम्स भी होता है। नहीं, आपको लग रहा है कि 1000 खर्चा है, लेकिन आप जब जैसे मैंने आपको बताया ये टाइम एक्सीडेंट हुआ, सब लोगों ने काम छोड़ दिया, तो वो जो पैसा आपको देना पड़ा वो आपके जेब से गया, उसमें आपको कुछ मिला नहीं, उसका कुछ प्रोडक्शन उससे नहीं हुआ, कुछ आपने इसको बेचा भी नहीं, लेकिन आपको अपनी जेब से देना पड़ा, वो लॉस है। ये बहुत बारीक बारीक ऐसे लॉस हैं जो आपको नज़र नहीं आते, जिसको हम इनडायरेक्ट लॉस कहते हैं, या वो लॉस जो कैलकुलेबल है नहीं। एक्सीडेंट हो जाएगा तो 3 घंटे काम रुका रहेगा या 3 दिन काम रुका रहेगा, ये आपको नहीं मालूम। लेकिन हाँ, ये मालूम है कि अस्पताल में एम्बुलेंस का कितना खर्चा आएगा, डॉक्टर का कितना खर्चा आएगा, अस्पताल का कितना खर्चा आएगा, दवाइयों का कितना खर्चा आएगा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारी वो कैलकुलेशन है जो कैलकुलेबल है, जो आमतौर पे ये छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स भी कर लेते हैं, कंपनीज भी कर लेती हैं। लेकिन ये बहुत छोटी फिगर है, ये डायरेक्ट, इसको हम कहते हैं, जो कैलकुलेबल है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट लॉस, और जो इनकैलकुलेबल है, जो नॉट कैलकुलेबल, जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, वो है इनडायरेक्ट लॉस। इसी को हम यहाँ पढ़ेंगे। ओके, एक्सीडेंट्स एंड इनडायरेक्ट एंड इल हेल्थ आर ऑलवेज कॉस्टली। आदमी बीमार पड़े चाहे आदमी का एक्सीडेंट हो, हमेशा कॉस्टली होता है, पैसा लगता है। एक्सीडेंट होगा तो पैसा जाएगा अपनी जेब से। दे ईट मनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, चाहे डायरेक्टली आप दवा में, इलाज में, अस्पताल में खर्च करें, चाहे इनडायरेक्टली वो काम पे नहीं आया, उसकी वजह से लोग काम नहीं करने लगे, छोड़ दिया, कुछ लोग घबराहट के मारे काम छोड़ने लगे, या क्या बोलते हैं, जो आपकी कंपटीशन में जो लोग लगे हुए हैं, इंडस्ट्रीज़, आप कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट बनाइए, कुछ भी बनाइए, आपके कंपटीशन में बहुत सारे कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। आपके छोटे से नुकसान का वो पूरा फ़ायदा उठाते हैं,
उसको भड़काते हैं, है ना, आपके काम को बंद कराने की कोशिश करते हैं। अलग अलग तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है आप काम कर रहे हो, लेकिन बहुत से लोग दूसरी जो आपके कंपटीटर्स हैं उनसे रिलेटेड हो, उनसे जुड़े हों, आपके काम कर रहे हैं, लेकिन ज़रा सा कुछ हुआ उन्होंने फॉरन इन्फॉर्मेशन दे दिया, सर यहाँ तो बड़ा एक्सीडेंट हो गया एक आदमी की। अच्छा, अब वो कई बार उनके एजेंट्स होते हैं, कई बार वो फुसलाए हुए भी लोग होते हैं। बहरहाल, तो हम ये बात कर रहे थे कि जो वर्कर्स की यूनियन, ये सॉरी जो इनडायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट, ये डायरेक्ट कॉस्ट वो जो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, आपके कंपटीशन में बहुत सारे लोग मार्केट में हैं, वो हर उस ताक में रहते हैं कि कहीं कुछ हो और हम उसको फ़ायदा उठाएं। वो आपको फुसलाएंगे अलग तरीके से, कह रहे तुम्हारे कंपनी वाले तुम्हारे को केयर नहीं करते, बहुत ख़राब कंपनी है, बेकार है ना, इंसानों की जान को की कीमत नहीं है ना, तुमको तो तुमका पूरा राइट बनता है तुम उसके खिलाफ लड़ने का, अपना हक लेने का, हम तुमको सपोर्ट करेंगे, है ना, हमारे ये जानने वाले हैं वकील हैं, उनसे बात करिए, ऐसे कैसे तुमको काम नहीं मिलेगा या तुमको तुम्हारा राइट नहीं मिलेगा। ये सब तरीके हैं। ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप बात करते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो उसमें लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं इन चीज़ों के लिए, वो आपको गाइड करते हैं। सेफ्टी मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम होता है, जितने भी मैनेजमेंट के टॉप के जो लोग होते हैं, इन सब की ट्रेनिंग होती है हेल्थ एंड सेफ्टी की, कि हेल्थ एंड सेफ्टी क्यों इंपॉर्टेंट है। वो जो मैनेजर डायरेक्टर बैठे हुए हैं उन सबको हेल्थ एंड सेफ्टी की वैल्यू मालूम है, इसीलिए वो हेल्थ एंड सेफ्टी पे इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए वो ट्रेनिंग करवाते हैं, इसीलिए मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं, इसीलिए सेफ्टी ऑफिसर्स का रखते हैं। जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिस तरह की, वो इन चीज़ों की वैल्यू नहीं समझते, उनको बस इतना नॉलेज भी नहीं होती हेल्थ एंड सेफ्टी की, उनको वैल्यू होती भी नहीं। उनको लगता है कि हम बिला वजह एक आदमी को सेफ्टी ऑफिसर को रखेंगे तो हमारा जो है ना ये काम रुकेगा और उसको अननेसेसरी सैलरी देनी पड़ेगी। ऐसा दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। पीपी नहीं देंगे वो, उनको क्या बोलते हैं, कोई सिस्टम वहाँ पे नहीं होगा, हाइट पे काम करेंगे तो भी कोई ऐसा, तो ये सब चीज़ें कौन गाइड करेगा उनको? ये सब चीज़ें हेल्थ एंड सेफ्टी जो प्रोफेशनल्स होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं, या अगर अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें ये सब चीज़ें लिखी रहती हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है, तो एक्सीडेंट नहीं होता। वो एक एक्सीडेंट में उनका सारा की सारा मामला गड़बड़ा जाता है। एक दो एक्सीडेंट अगर हो गए तो कंपनी बंद हो जाती है। इसीलिए बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जल्दी एक्सीडेंट नहीं होता, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलती रहती हैं, क्योंकि वहाँ जल्दी एक्सीडेंट होते नहीं, और होते हैं तो उनको कैसे मैनेज किया तो उनको सबका तरीका मालूम है, दोबारा वो चीज़ ना हो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन होता है। हर तरह से उसमें हर आदमी कमिटेड होता है। वो कमिटमेंट, वो हम तो हमारा अगला एलिमेंट आएगा उसमें हम पूरा पढ़ेंगे, एलिमेंट 2 जो आएगा, पॉलिसी बनाते हैं, फिर उसके लिए प्लान बनाते हैं, हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं, उसको एसेस करते हैं, उसके हज़ार्ड्स को एसेस करते हैं, उसके लिए फिर सिस्टम क्रिएट करते हैं ताकि एक्सीडेंट दोबारा ना हो। तो ये हमारा खैर अगला टॉपिक है। लेकिन ये चीज़ कि ये सारी जो फोर्सेस होती हैं बाहर की, न्यूज़पेपर, मीडिया आजकल बहुत ज़्यादा, छोटा छोटा मीडिया भी बहुत सारा हो चुका है, यूट्यूब के दुनिया भर के चैनल्स हैं, जाने कितने न्यूज़ चैनल हैं, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ कैमरा लेके पहुंच जाएंगे, उसको हाईलाइट कर देंगे, ताकि उस चीज़, अब उसकी वजह से बदनामी हो रही है शेयर मार्केट में, आपकी बदनामी हो रही है, आपका शेयर्स गिर रहे हैं, या आपके साथ जो जुड़े हुए और लोग हैं, आपके शेयर होल्डर्स हैं, वो उनकी बदनामी हो रही है, तुम्हारी कंपनी में एक्सीडेंट होता रहता है, तुम्हारे यहाँ कोई हेल्थ एंड सेफ्टी की कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी कंपनी में कैसे स्टैंडर्ड्स फैलो, बदनामी भी इसकी वजह से भी। ये सब वो इनडायरेक्ट चीज़ें हैं जिससे लॉस होता है और जिसका आइडिया आपको नहीं होता। ये वो लॉस हैं जो आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते कि कितना हुआ। तो ये जो यूके की जो स्टडी की हम बात कर रहे थे उसमें यही सब चीज़ें, HSE यूके ने जब इसको स्टडी किया तो उसको बताया कि जिसको आप ₹1 का नुकसान समझते हैं वो नॉर्मली 6 से लेकर 36 गुना तक का नुकसान होता है, और ये होता ही होता है इनडायरेक्टली, जिसको इन्होंने एक एक्सीडेंट आइसबर्ग, अगर आपने वो कौन सी फिल्म थी, टाइटैनिक, जो वो जहाज़, उसको लगता था कि बहुत बड़ा जहाज़ है, कभी ये गिरेगा नहीं, टकरा मतलब डूबेगा नहीं, उसको दूर से एक सी में एक आइसबर्ग कहते हैं, एक समुद्र के टुकड़े को, बड़ा जो मतलब आइलैंड की तरह से होता है बर्फ़ का, और टिप आपको दिख रही है, नीचे इतना बड़ा सा है वो नज़र नहीं आता। तो उनको ऐसे लगता था कि ये तो छोटा सा जहाज़ इस पर गुजर जाएगा, लेकिन जब वो करीब गए उसको एहसास हुआ कि ये तो बहुत बड़ा एक आइलैंड से टकराने वाले हैं, उनके पास फिर कोई और ऑप्शन नहीं था, ख़त्म हो गया। ये वही चीज़ है, इसको हम एक्सीडेंट आइसबर्ग कहते हैं, कि आपको वो छोटा सा नुकसान दिख रहा है, लेकिन जो बैकग्राउंड में जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो जो छुपा हुआ है, जिसको आप कैलकुलेशन कर भी नहीं सकते, वो चीज़ें हैं जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ले डूबती हैं अगर आप उसमें फोकस नहीं करते। और यही
हेल्थ एंड सेफ्टी का एक बड़ा इशू रहता है कि अपने एम्प्लॉयर को को एडवाइस करे इन सारे तरीके फाइनेंशियल, क्योंकि जो मैनेजमेंट के जो लोग हैं जो मॉरली करप्ट होते हैं उनको वो लैंग्वेज समझ में नहीं आती, लॉ भी उनको समझ में नहीं आता, वो कह रहे हैं हम वकील साहब हमारे जानने वाले हैं। लेकिन जब उनको पैसे का मामला आएगा कि सर आपको लग रहा है कि 50,000 का नुकसान है या 1 लाख का नुकसान है, ये 40-50 लाख का नुकसान है, तब वो फ़ौरन देखने लगेगा कि 40-50 का नुकसान, वो तो 1 लाख समझ रहा था, उसको कैलकुलेट करके बताया गया कि यार एक्सीडेंट होगा तो इतना नुकसान होगा। लेकिन जब आप बताएंगे नहीं सर ये 25 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख का नुकसान है, तो फिर वो आपको ज़रूर घूम के देखेगा कि क्या कैसे। वो उस टाइम पे आप उसको बताते हैं कि ये फाइनेंशियल लॉस किस किस तरह होता है। डायरेक्ट लॉस तो आपने देख ही लिया, आपका कैलकुलेट किया हुआ है। इनडायरेक्ट लॉस मैं बताता हूँ आपको। जो भी समझदार आदमी होगा, जो भी समझदार या अच्छा एक्सपीरियंस मैनेजर होगा, वो फ़ौरन उसकी बात पे ध्यान देगा कि हाँ बिल्कुल काम हमारा 2 घंटा रुका रहा या रुकेगा। हमारे यहाँ पे 500 आदमी काम कर रहे हैं, 2 घंटा अगर रुक गया तो हमारा ठीक ठाक लॉस हो गया। उसके अलावा वाकई कंपटीशन बहुत है। अब कौन जाने यहाँ पे हमारे कौन कौन दुश्मन यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो फ़ौरन खबर पहुँचा देंगे, मीडिया में खबर पहुँचा देंगे, पुलिस को खबर कर देंगे, हम छुपा भी नहीं पाएंगे। ये इनडायरेक्ट बहुत तरह के लॉस होते हैं। तो जब ये एक हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि अपने मैनेजमेंट को, अपने एम्प्लॉयर को ये बात समझा सके, उसके अंदर कैपेबिलिटी हो कि किस तरह से एक्सीडेंट हो सकता है, किसका क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लॉस कैसे होता है। ये और ये अक्सर एग्ज़ाम में आता भी है कि किस तरह के लॉस होते हैं, या आपसे पूछा जाएगा कि आपका जो मैनेजर है उसको आपको फाइनेंशियल टर्म्स में समझाना है कि एक्सीडेंट कॉस्ट मनी, ह्यूज मनी, या यूँ कि आप फाइनेंशियल तरीके से बताइए कि हेल्थ एंड सेफ्टी को का स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट करने की क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है। ये सारी बातें आप समझाते हैं, ठीक। सो एक्सीडेंट एंड इल हेल्थ आर ऑलवेज कॉस्टली, दे ईट मनी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। ओके, द लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्सपेंसेस ड्यू टू एक्सीडेंट एंड इल हेल्थ आर नॉट ऑलवेज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ईजी टू आइडेंटिफाई फॉर द। हर चीज़ बहुत आसानी से नहीं, कहीं कुछ होगा कहीं नहीं होगा, कहीं हड़ताल होगी कहीं नहीं होगी, उस पर मीडिया वाले हावी हो जाए, या कहीं मीडिया वाले नहीं आएंगे तो हड़ताल हो जाए, स्ट्राइक हो जाए, कुछ और हो जाए। तो ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये इनडायरेक्ट लॉस है ना, कहाँ क्या होगा, कितने दिन का होगा, कितना उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, यू डोंट नो। उसका आसान तरीका है कि आप उसको होने ही ना दीजिए, वो इनडायरेक्ट लॉस हो ही ना। वो किस किस तरह का है, कितनी उसकी डेप्थ है, कितने आपके कंप्यूटर हैं, कितने दुश्मन हैं, किस किस तरह से आपके फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं, इसको सोचने की ज़रूरत ही नहीं। इससे अच्छा है आप एक अच्छा हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन करिए, उसको इंप्लीमेंट करिए। एक्सीडेंट होगा नहीं तो ना डायरेक्ट कॉस्ट आपकी आएगी ना इनडायरेक्ट कॉस्ट आएगी, ठीक। इट में कॉस्ट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, है ना। ये सारी कॉस्ट जो देख रहे हैं आप, ये सब यही है। सच एज एब्सेंट ऑफ द विक्टिम, इसको चोट लगी, वो अब काम पे नहीं आ रहा है कुछ दिन तक, हो सकता है डॉक्टर्स ने या उसको रेस्ट दे दिया हो 1 महीने के, 1 हफ्ते के लिए, तो इतने दिन वो काम तो नहीं करेगा, लेकिन आपको सैलरी देनी पड़ेगी, बेसिक सैलरी तो देनी ही पड़ेगी। इंटरप्शन इन द प्रोडक्शन, काम रुका 1 घंटा 2 घंटा, वो भी एक फाइनेंशियल लॉस है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्क, दोबारा आप काम करने के लिए आदमी मर गया या कुछ और हो गया, अब सबको इकट्ठा कर रहे हैं, सबको समझा रहे हैं नहीं कुछ नहीं हुआ, वो ठीक है फिर हो जाएगा, उसमें क्या नहीं नहीं हम काम नहीं करेंगे, हम अस्पताल जाएंगे, पहले उसको देखेंगे उसको ठीक होगा, दुनिया भर की बहस, उसको दोबारा से ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है हम देख लेंगे, ऐसा नहीं होगा, पूरी टीम लगी हुई है, पैसा लगाएंगे, आप टेंशन न लीजिए, दोबारा ये चीज़ नहीं होगी, आप बेफिक्र रहिए। ये भी फर्स्ट एड एंड अदर मेडिकल कॉस्ट, एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस, जो इन्वेस्टिगेशन होगा, पुलिस आएगी या जो भी इन्फोर्समेंट अथॉरिटी का जो आदमी आएगा, वो ज़रा सा आप आ जाइए, कुछ बात पूछनी है, यहाँ हमारे हैं, तो अपना काम छोड़ छाड़ के जो रेगुलर वर्क है आप उसी के पीछे लगे हुए हैं, उसको समझाने में लगे हैं। जब आप अपना काम नहीं कर रहे हैं उसके पीछे लगेंगे, उसके बारे में टेंशन भी होगी, अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाएंगे, अपने काम के अंदर क्वालिटी भी नहीं दे पाएंगे, ये भी लॉस है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट फॉलोइंग द एक्सीडेंट, रिक्रूटमेंट एंड एडिशनल पे फॉर द टेम्परेरी वर्क, अब काम आपको मान लीजिए प्रोडक्शन ज़्यादा देना है, 2 आदमी आप नहीं आ पा रहे हैं तो उसकी जगह आप दूसरे आदमी को हायर कर रहे हैं जल्दी से कि भाई काम करे, वो ज़्यादा पैसा मांग रहा है, आपको देना पड़ेगा, या उसको पहले ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी। ये हर एक चीज़ कॉस्ट में जोड़िए इसको, क्योंकि हम जब ऑक्यूपेशन में बात कर रहे हैं तो हर चीज़ के साथ पैसा जुड़ा हुआ है। कोई भी आदमी फ्री में काम, मतलब आप ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी इसलिए बनाते हैं कि आपको प्रॉफिट मिले, नहीं तो आप सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। लेकिन जब आप कोई इनकॉर्पोरेशन कुछ डेवलप करते हैं तो उसको इसलिए बनाते हैं कि इसको हमको प्रॉफिट मिले, तो हर एक चीज़ का पैसा जुड़ा होता है। कोई भी आदमी वहाँ पर फ्री में काम करने वाला नहीं है,
वो क्लर्क है, चाहे झाड़ू लगाने वाला है, जो मैनेजर है, जो इंजीनियर है, एवरीबडी इज पेड। बिजली खर्च हो रही फालतू में तो भी उसका पैसा लग रहा है, मशीन फालतू चल रही है उसमें, डीजल में, हर एक चीज़ में, उसके मेंटेनेंस में, एंड नथिंग इज फ्री। ओके, सो रिक्रूटमेंट एंड एडिशनल पे फॉर टेम्परेरी वर्क, ट्रेनिंग ऑफ रिप्लेस वर्कर्स, रिपेयर एंड क्लीन अप कॉज बाय द एक्सीडेंट, गंदगी हो गई, टूट फूट गया, सफाई वही करना, रिप्लेसमेंट एंड ऑफ डैमेज इक्विपमेंट और गुड्स ड्यू टू एक्सीडेंट, फायर, इंक्रीज इंश्योरेंस प्रीमियम, अब आपने हर चीज़ को इंश्योरेंस कराया हुआ है, अगली बार इंश्योरेंस बढ़ा देगा कि नहीं भाई आपका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी तो बिजनेस कर रही है, वो तो चाह रही है कि पैसा आप दे दें, उसमें से कुछ लगे नहीं, इसीलिए जब वो आप इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं तो उसमें दुनिया भर के वो क्लॉज लिखे रहते हैं, जितना बारीक बारीक आप पढ़ भी नहीं सकते, ठीक से समझ भी नहीं सकते, लेकिन आप साइन करते हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप ये करेंगे, और कहीं ना कहीं आपकी गलती होती है, तो वो कहेंगे इस क्लॉज के हिसाब से तो यार हम आपको कुछ दे नहीं पाएंगे, या इतना पैसा नहीं दे पाएंगे। आपको लग रहा है कि हमने 10 लाख का इंश्योरेंस कराया है, हमको 10 लाख मिल जाएगा, तो उसने बताया कि नहीं, देखिए आपने आप ही नहीं लिखा, साइन किया है आपने, ये देखिए इतने सारे क्लॉज आपने, ये सब या कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, हम एहसान या हम आप हेल्प करना चाहते हैं, हम आपको 5 लाख दे सकते हैं, आप 10 लाख की उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, वो 5 लाख आपको जेब से देने पड़ेंगे, इस सारे के सारे, और अगली बार इंश्योरेंस सर हम नहीं दे पाएंगे, ये हमारी कंपनी का रूल है। इस तरह से आप करेंगे, स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करेंगे, तो अभी तो 10 लाख में इंश्योरेंस आपका हो गया, 10 लाख का, अगली बार आपका प्रीमियम बढ़ेगा एज पर द कंपनी पॉलिसी। ये सारे वो कॉस्ट हैं जो आपको अल्टीमेटली पे करना है, यही इनडायरेक्ट टाइप का लॉस है। उसके बाद प्रोडक्शन लॉस, काम बंद हो गया, वो तो मतलब एक तो ये कि काम उन्होंने बंद कर दिया वर्कर ने, उसकी सैलरी का अलग मामला है। अब काम नहीं हुआ, 2 दिन काम नहीं हुआ, 2 दिन प्रोडक्शन लॉस है, आपको डिलीवरी देनी है, आपने कहीं से कमिटमेंट किया हुआ है, वो टाइम पे नहीं दे पा रहे हैं आप, क्योंकि ज़ाहिर है आप 2 दिन, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपसे ख़त्म कर देगा, वो आपका बड़ा लॉस है, या फिर उसको करने के लिए आप ओवर टाइम दीजिए, अलग अलग बेनिफिट दीजिए कि आप रोज़ काम करिए और एडिशनल काम करिए, हम आपको ओवर टाइम भी देंगे प्लस बेनिफिट भी देंगे, तो ये सब लॉस में आ रहा है। प्रोडक्शन लॉस, लॉस ऑफ ऑर्डर्स और क्लाइंट, लॉस ऑफ रेपुटेशन ऑफ द कंपनी इमेज और जॉब सेटिस्फेक्शन, ये सारे के सारे वो लॉस हैं जो अलग अलग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अलग तरह के कॉस्ट। ठीक, ये सारे के सारे जो हमने अभी पढ़े हैं, ये सारे के सारे इसको आप समराइज कर सकते हैं 2 ग्रुप्स में। डायरेक्ट कॉस्ट वो जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, जो आपको अंदाजा ही नहीं है। ठीक, डायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन से हैं? एम्प्लॉयज़ लायबिलिटी, पब्लिक लायबिलिटी, डैमेज टू बिल्डिंग, इक्विपमेंट, प्लांट एंड टूल्स, प्रॉपर्टी और मटेरियल, कोर्ट कॉस्ट, अब कोर्ट में जा रहे हैं आप, उसमें भी दे रहे हैं, वकील को देंगे और दुनिया भर के चार्जेस होंगे, फाइन है कोर्ट ने आप लगाया, मेडिकल कॉस्ट, फर्स्ट एड कॉस्ट, लॉस टाइम ऑफ इंजर्ड वर्कर, कॉस्ट ड्यूरिंग द एब्सेंस फ्रॉम द वर्क, ये सारे आप कैलकुलेबल कॉस्ट हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट वो जो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो भी हैं यहाँ बहुत सारे, बिजनेस इंटरप्शन, काम रुक गया, कॉस्ट इंश्योर्ड ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ वर्क, काम रुक गया है ना उसका, वर्क और रिड्यूस परफॉर्मेंस ड्यू टू क्यूरियोसिटी एंड सिंपैथी, काम नहीं करने जा रहे हैं, काम से आ भी गया तो काम में दिल नहीं लग रहा है ना, जो जिस मान लिया आप एक 10 प्रोडक्ट एक दिन में बना लेते हैं, अब चूँकि आपका दिल नहीं कर रहा, आपका टेंशन, आपका मूड ख़राब है, तो आप उस दिन 6 ही बना पा रहे हैं, 4 का फिर भी लॉस है। ये सारे वो चीज़ें, वो 4 बनाएंगे, आप 6 बनाएंगे, 8 बनाएंगे, ये भी वेरिएबल है, ये इतना आप कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। हायरिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ रिप्लेसमेंट स्टाफ, प्रोडक्ट लायबिलिटी कॉस्ट, लॉस्ट मोरल इन इफेक्ट्स, प्रिपेयरिंग एक्सीडेंट रिपोर्ट, अटेंडिंग कोर्ट, कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू फुलफिलिंग ऑफ ऑर्डर्स, ओवर टाइम, पेनल्टी, ये सब दुनिया भर के कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ टाइम कंज्यूम्ड बाय द सुपरवाइजर, वर्कर्स, इंजीनियर्स, मैनेजर्स इन अटेंडिंग सॉल्विंग द इशू, काम छोड़कर आप दुनिया भर के और दूसरे काम करने लगे, कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस इन्फोर्स्ड बाय द लीगल अथॉरिटी, एक्शंस टेकन बाय ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या ट्रेड यूनियंस, एक्शन ले लिया, आप स्ट्राइक करेंगे जब तक मसला सॉल्व नहीं होगा, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, अब उतने दिन काम नहीं होगा, आपको पे करना पड़ेगा। ये सारे के सारे कॉस्ट, मोटा मोटा वो कॉस्ट जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो
डायरेक्ट कॉस्ट, वो कॉस्ट जो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं वो इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर ये चीज़ें आती हैं और आपको ये मालूम भी होना चाहिए ये सब चीज़ें आपके। मैं इसको आपको भेज भी दूंगा आप लोगों को स्क्रीनशॉट इसका, ताकि आपके पास एक लिस्ट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का। अब आप वर्क प्लेस में ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें हों, अगर टूल इक्विपमेंट नहीं होगा तो वो उसमें नहीं लिखना है आपको, है ना। तो इस तरह से जो भी आपके एप्लीकेबल हो आपके क्वेश्चन के हिसाब से आप उसको लिख सकते हैं। ओके, अब इससे पहले एक स्लाइड थी जो क्या बोलते हैं इंश्योर्ड एंड अनइंश्योर्ड कॉस्ट जिसको कहते हैं। इंश्योर्ड कॉस्ट वो कॉस्ट जिसका इंश्योरेंस आपने करवाया है, जो लिखित है, या यूँ कह लीजिए वो सारी डायरेक्ट कॉस्ट, ऑलमोस्ट सारे, सब नहीं पॉसिबल है लेकिन ऑलमोस्ट जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं उसको आप इंश्योरेंस करा सकते हैं। ऐसी भी कॉस्ट है जो आप जो कॉस्ट कैलकुलेट तो कर सकते हैं लेकिन इंश्योरेंस नहीं करा सकते। जैसे कोर्ट में मतलब आपने वो क्या बोलते हैं उसको इंश्योरेंस कराया हुआ है, लेकिन अगर आप गिल्टी प्रूव हो गए तो वो जो कॉस्ट आएगी, वो जो फाइन आएगा, वो इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी, हालांकि वो कैलकुलेबल है। क्योंकि आपकी गलती है, आप प्रूव गलती कर रहे हैं, इलीगल काम आपने किया इसका मतलब, तो उसके लिए वो लायबल नहीं है पे करने के। तो इस तरह की कुछ कॉस्ट ऐसी हैं जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन उसको इंश्योरेंस नहीं हो सकता, वो इंश्योर नहीं होती। ठीक, तो इंश्योरेंस कॉस्ट इस तरह की जितनी भी चीज़ें यहाँ हैं वो जो हमने यहाँ पढ़ी थी तकरीबन, ये सारी ऑलमोस्ट इसमें भी मिलेंगी आपको, कुछ को छोड़कर। तो क्योंकि जितनी भी इंश्योर्ड कॉस्ट हैं ऑलमोस्ट वो कैलकुलेबल होती हैं, और जितनी भी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते तो उसका इंश्योरेंस कैसे कराएंगे कि हड़ताल एक दिन की होगी कि एक हफ्ते की होगी। आप एक्सीडेंट होने से आपका क्या बोलते हैं शेयर मार्केट में कितनी वैल्यू गिरेगी, नहीं गिरेगी, मीडिया में बात आएगी कि नहीं आएगी, कितने लोग छोड़ के जाएंगे, तो वो चूँकि आप कॉस्ट उसको चूँकि कैलकुलेट नहीं कर सकते इसलिए उसका इंश्योरेंस नहीं हो सकता। तो इस तरह से दो तरह की कॉस्ट ये भी होती हैं, इंश्योर्ड कॉस्ट और अनइंश्योर्ड कॉस्ट। ये दोनों इंश्योर्ड अनइंश्योर्ड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये सब आपके क्या बोलते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आ गई। इसको पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। इंश्योर्ड कॉस्ट कौन कौन सी है? एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी कॉस्ट। एम्प्लॉयर लायबिलिटी का मतलब, ये तो लॉ है बहुत सारी जगह पे, एम्प्लॉयर के ऊपर जो एम्प्लॉयर का मतलब कंपनी का जो मालिक है उसके ऊपर जो लायबिलिटीज़ है, मतलब जब आप ऑर्गेनाइजेशन खोलते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसमें बहुत सारी लायबिलिटीज़, आपके सेफ प्लेस ऑफ वर्क प्रोवाइड करना, सेफ इक्विपमेंट टूल प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ये सारी लायबिलिटीज़ हैं। तो इससे जुड़ी हुई जितनी भी कॉस्ट है वो एम्प्लॉयज़ लायबिलिटी, यानी आप कंपनी में 50 लोग हैं तो उनकी लायबिलिटीज़ हैं बहुत सारी, इनको सेफ प्लेस ऑफ वर्क प्रोवाइड करना, ये सारी सारी चीज़ें। पब्लिक एंड थर्ड पार्टी लायबिलिटी, आप अपने के अलावा, अपने वर्कर्स के अलावा, अगर आपके काम की वजह से पब्लिक को नुकसान पहुंच रहा है ना, या थर्ड पार्टी, उनकी भी मतलब वो सारी कॉस्ट भी। नॉर्मली आप इंश्योरेंस में इन चीज़ों को कवर करते हैं कि भाई हमारे यहाँ इतने आदमी काम कर रहे हैं, इतनी मशीनरी है, ये है वो है, सब उसका इंश्योरेंस कराते हैं। ठीक, टूल्स एंड इक्विपमेंट, स्कूटर आप खरीदते होंगे, कार खरीदते होंगे तो उसका इंश्योरेंस होता है। इसी तरह से जो इंश्योरेंस है अवेलेबल है, उसके एक एक पार्ट का, बल्ब कितने का है, उसकी बेल्ट कितने की है, इंजन कितने का है, पेडल कितने का है, हर एक चीज़ की वैल्यू मालूम है तो उसका इंश्योरेंस हो सकता है। डैमेज टू प्लांट एंड इक्विपमेंट, कंपनसेशन टू द वर्कर्स एंड गवर्नमेंट, लीगल क्लेम्स, अगर आप की गलती नहीं है तो सारा का सारा जो क्लेम है वो आपको इंश्योरेंस में कवर मिल जाएगा, अगर आपकी गलती पाई जाएगी तो आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए ये चीज़ यहाँ पर भी है। क्रिमिनल फाइन्स ड्यू टू लीगल प्रोसीडिंग्स, ये इंश्योर्ड है, अगर आपकी गलती पाई जाएगी तो वो इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल रिस्क कवर, मेडिकल कॉस्ट और लीगल कॉस्ट। इसके अलावा अनइंश्योर्ड कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल डैमेज, आपने कितना माल रखा हुआ है वो आपको मालूम नहीं है, घटता बढ़ता रहता है तो उसका इंश्योरेंस नहीं है। प्रोडक्शन डिले, काम एक्सीडेंट होने की वजह से कितनी देर काम डिले हो रहा है, एक दिन होगा, एक घंटा होगा, एक हफ्ते तक काम नहीं होगा, इसका इंश्योरेंस नहीं होता। इमरजेंसी सप्लाईज, उस वक्त अगर ज़रूरत पड़ेगी वो भी इंश्योरेंस में नहीं आती। ओवर टाइम पेड टू वर्कर्स फॉर प्रोडक्शन लॉस, ये भी इसमें इंश्योरेंस में नहीं आएगा। हायरिंग ऑफ अ न्यू वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़, ये भी इंश्योरेंस में नहीं रहेगा। इन्वेस्टिगेशन टाइम, जिसमें आपके
स्टाफ का टाइम खर्च हुआ उसका पैसा भी इसमें इंश्योरेंस में नहीं आएगा। न्यू एम्प्लॉयज़ हायरिंग एंड ट्रेनिंग, नए एम्प्लॉयज़ को आपने हायर किया, उसको ट्रेनिंग, इसका भी इंश्योरेंस उसमें कवर नहीं होगा। लॉस ऑफ बिजनेस रेपुटेशन, सिक पे, क्रिमिनल फाइन्स ड्यू टू लीगल, सारी चूँकि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आपकी गलती है तो वो सब पे, उसमें उसका इंश्योरेंस नहीं होता। तो इस तरह से आपके जो फाइनेंशियल रीज़न है, ये अगर कंपनी में को पता लग जाए कि हम जो काम कर रहे हैं और यहाँ पे अगर एक्सीडेंट हो गया तो इतनी डायरेक्ट कॉस्ट, इतनी इनडायरेक्ट कॉस्ट, इस तरह की डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट, या इतनी ये इंश्योर्ड होगी या इंश्योर्ड नहीं होगी, और ये सब चीज़ पॉसिबल है। और वो जो रेशो 1:6 या बिटवीन 6 to 30 36 है, वो क्लियरली एप्लीकेबल है। अगर आप समझा देंगे ये बात इस तरह से, तो आपका जो मैनेजर या डायरेक्टर या जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा आदमी, अगर वो अक्लमंद होगा तो कभी भी वो उस पर क्रॉस नहीं करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा और हेल्थ एंड सेफ्टी को सपोर्ट करेगा। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में यही फ़र्क होता है, या छोटी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनने में भी यही फ़र्क होता है। जहाँ पर छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस इन चीज़ों को इग्नोर करती हैं, वहीं पे जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं इसको एक्सेप्ट करती हैं, उसको इम्प्लीमेंट करती हैं। और इस तरह के इनडायरेक्ट कॉस्ट, अब ये देखिए 1 से 36 गुना की बात हो रही है, तो वो इस इनडायरेक्ट चीज़ों पे फोकस कर रही है, तभी तो वो बचा रही है इतना पैसा। एक्सीडेंट हो जाएगा तो ये कॉस्ट बचेगी, वो नज़र नहीं आती, वो इनविजिबल कॉस्ट है, सॉरी विजिबल एंड इनविजिबल कॉस्ट भी कहते हैं इसको। ओके, सो ये समरी है। डायरेक्ट कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच आर easy to calculate and are generally covered by the insurance. Indirect costs are those costs which are not easily calculable. These costs arise indirectly and are very difficult to quantify in terms of money. Insured costs are easily visible costs. They can be easily calculated. These are generally paid by insurance companies, such as medical costs and compensation paid to injured employees. These costs are generally written in the insurance contract. Those which are not written in the uninsured costs कौन सी होती हैं? Those which are not written in the insurance contract, they are generally not calculable. Uninsured costs generally include all indirect costs and all loss of productions as a result of, जो हमने अभी पढ़ा है सारा। So इस तरह से आपका ये रीज़न अगर आपको पता लग गया तो ये भी एक बड़ा रीज़न है हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कि ये सब इस तरह के कॉस्ट एक्सीडेंट होना, और अगर मतलब होगा तो सब कॉस्ट पड़ेगी। तो one of the reason why we should manage health and safety in the workplace is the financial cost or money reason, monetary reason, financial reason. Okay.